हे एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोडायनेमिक। और आज के इस वीडियो में अपन कार्डियक सिस्टम की एक डिजीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता रहता है। और इस वाली वीडियो में हमने नर्सिंग मैनेजमेंट भी ऐड किया है क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि नर्सिंग मैनेजमेंट को भी ऐड करो। और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें 8 नंबर का तो सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट को भी अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं जो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब अपन चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो देखो, सबसे पहले अपन मायोकार्ड इन्फार्क्शन वर्ड को देखते हैं। तो मायोकार्ड इन्फार्क्शन वर्ड में जो ये मायोकार्डियल है, इसका मतलब होता है मस्कुलर मिडिल लेयर। मतलब हार्ट की जो मस्कुलर मिडिल लेयर है उसको अपन बोलते हैं मायोकार्डियम। और इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है टिश्यू डैमेज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। मतलब ब्लड सप्लाई में कोई रुकावट आने की वजह से टिश्यू डैमेज होने लगेगा, उसको अपन बोलेंगे इन्फ्रैक्शन। और मायोकार्डियल मतलब होता है मिडिल मस्कुलर लेयर। तो देखो, इस पूरे वर्ड का मतलब क्या हुआ कि मिडिल मस्कुलर लेयर के अंदर जब टिश्यू डैमेज होने लग जाए ब्लड सप्लाई के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो उसको अपन बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बाकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द परमानेंट डैमेज ऑफ मायोकार्डियम टिश्यू कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, जिसको अपन बोलते हैं इस्चेमिया। अब देखो, इसका मतलब अच्छे से समझना। अपन को पता है कि हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी। अगर इस कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, कोई भी ब्लॉक हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसकी वजह से हार्ट के मायोकार्डियम को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वहाँ के टिश्यू परमानेंट डैमेज होना चालू हो जाएंगे। है ना? यही अपन ने इसमें लिखा हुआ है कि रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड सप्लाई की वजह से परमानेंट डैमेज होने लगेगा मायोकार्डियम टिश्यू का। तो उसी को अपन बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक बार वापस देख लेना ऊपर ऊपर से कि कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो अगर इसके अंदर कोई भी ब्लॉक हुआ या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, कोई भी रुकावट हुई, तो उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी टिश्यू को और वहाँ के टिश्यू परमानेंट डैमेज होने लग जाएंगे। इसी को अपन बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यही अपन ने डेफिनेशन में लिखा है, परमानेंट डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू बाय रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। बहुत ईजी सी डेफिनेशन थी, आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है। एम आई इज़ ऑल्सो नॉन एज हार्ट अटैक। मतलब एम आई को अपन हार्ट अटैक भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो डेफिनेशन के बाद अब अपन देखेंगे कॉजेज़ कि क्या क्या कारण होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के। तो देखो, अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट हो रही है, उसकी वजह से मायोकार्डियम के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। है ना? तो यहाँ सारे कॉजेज़ कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड ही होंगे। तो देखो, कॉजेज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन एक एक करके। पहला है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर कोई एक थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए जिसकी वजह से वो आर्टरी में रुकावट आ रही है और रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो रही है। सेकंड हो गया कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें स्पाज्म हो जाए। ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसको अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। थर्ड है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है? कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर अपनी आर्टरी में मूव करने लग जाए तो उसको अपन एम्बोलिज्म बोलेंगे। ये रहा उसका डायग्राम। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई भी एम्बोलिज्म फॉर्म हो जाए तो उससे भी ब्लड सप्लाई में रुकावट हो सकती है। ये भी एक कारण हो सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने का। फोर्थ है एल्थ्रोस्क्लेरोसिस। एल्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर फैट पार्टिकल डिपॉजिट होने लग जाए। ये देखो, ये डायग्राम आपको देखना। इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि ये दोनों तरफ फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन हो रहा है जिसकी वजह से रुकावट हो रही है। अब इसके बाद अदर फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? हाइपरटेंशन एक फैक्टर हो सकता है जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज कर सकता है। स्मोकिंग एक फैक्टर हो सकता है। ओबिसिटी, जिसको अपन मोटापा बोलते हैं, वो एक फैक्टर हो सकता है। और स्ट्रेस भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अब कॉजेज़ के बाद अपन देखेंगे साइट्स ऑफ एमआई कि किस किस साइड पर एमआई कॉज हो सकता है। तो ये मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एमआई कॉज होता है। और राइट वेंट्रिकल ये वाला पार्ट जहाँ पर बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम केसेस में यहाँ पर इन्फ्राक्ट होगा। तो अब देखो, इसके अंदर देख लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें लिखा हुआ है द कॉमनेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा एमआई इस वाली साइड पे कॉज होता है। इसके अंदर पहला है एंटीरियर इन्फार्क्ट। एंटी इन्फार्क्ट में क्या होगा? एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस एपिक्स। मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके एंटीरियर वॉल अफेक्ट होगी और एपिक्स वाला पार्ट अफेक्ट होगा, ये एपिक्स वाला पार्ट। सेकेंड है लेटरल इन्फार्क्ट। लेटरल इन्फार्क्ट में क्या होगा?
लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी लेटरल वॉल्स में इन्फ्रैक्शन होगा। ये लेटरल वॉल जो है, जो साइड वाली वॉल है, इसके अंदर इन्फ्रैक्ट होगा। थर्ड है पोस्टीरियर इन्फ्रैक्ट। पोस्टीरियर इन्फ्रैक्ट में क्या होगा? पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके पीछे वाली वॉल, ये वाली वॉल के अंदर इन्फ्रैक्ट होगा, टिश्यू डैमेज होगा। इन्फ्रैक्ट मतलब टिश्यू डैमेज होता है, इसको याद रखना। अब सेकंड है राइट वेंट्रिकल, जो कि बहुत रेयर टाइप है। इसके अंदर क्या होगा? ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, मतलब जो राइट कोरोनरी आर्टरी है जिसको ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई रुकावट हो जाए, ऑक्लूजन हो जाए, तो उसकी वजह से ये राइट वेंट्रिकल एमआई कॉज होगा। अब साइड्स ऑफ एमआई के बाद अपन पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एमआई कॉज होने के। तो देखो, इसमें सबसे पहला स्टेप है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, स्पाज्म या एम्बोलिज्म। मतलब किसी भी कारण की वजह से अगर कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे इस्चेमिया। और ब्लड फ्लो अगर कम हो जाएगा तो रिड्यूस्ड मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई, मतलब जो मायोकार्डियल लेयर है उसकी ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, और मायोकार्डियल की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी। उसको मायोकार्डियम को और ऑक्सीजन चाहिए होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो चुकी है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगेगा? मायोकार्डियल नेक्रोसिस, मतलब मायोकार्डियल के जो सेल है, जो टिश्यू है, उनकी डेथ होने लगेगी। मायोकार्डियल के सेल और टिश्यू की डेथ होने लगेगी। और मायोकार्डियल के सेल और टिश्यू की डेथ होने के बाद क्या हो जाएगा? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आपने नहीं पढ़ा था डेफिनेशन में कि मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज होना रिड्यूस ब्लड सप्लाई होने की वजह से, उसी को अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। पैथोफिजियोलॉजी के बाद अब अपन देखेंगे साइन एंड सिम्टम, जिसको अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। तो देखो, साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला है चेस्ट पेन। अपन सबको पता है, अपन ने हार्ट अटैक में देखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा साइन एंड सिम्टम अपन को कॉमन दिखता है वो है चेस्ट पेन होगा बहुत ज़्यादा। तो देखो, चेस्ट पेन में क्या लिखा हुआ है? सीवियर नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन, लास्ट लॉन्गर देन 30 मिनट। मतलब जो चेस्ट पेन होगा वो सीवियर होगा, बहुत ज़्यादा होगा। नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन, मतलब रेस्ट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन लेने से वो कम नहीं होगा। लास्ट लॉन्गर देन 30 मिनट, मतलब 30 मिनट तक रहेगा कम से कम। सेकेंड है पेशेंट में एंजियस एंड डिसोरिएंटेड, मतलब जो पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ सा होगा, डिसोरिएंटेड होगा, उसको पता नहीं होगा कि क्या हुआ उसके साथ। थर्ड होगा डाइफोरेसिस। डाइफोरेसिस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आना, तो उसको अपन बोलेंगे डाइफोरेसिस। कूल कामी एंड मॉइस्ट स्किन एंड फेशियल पैलर, मतलब कूल और कामी सी स्किन होगी उसकी, मॉइस्ट। इसके बाद फोर जो साइन एंड सिम्टम है वो है हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट में फास्टर देन नॉर्मल, मतलब जो हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट होगी वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इसके बाद है डिक्रीज कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड कार्डिक आउटपुट। अब देखो, अपन को पता है कि हार्ट के मिडिल लेयर के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, जो मायोकार्डियम है उसके टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, तो हार्ट प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे डिक्रीज कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद जो अगला साइन एंड सिम्टम वो है ओलिगूरिया। ओलिगूरिया मतलब क्या होता है? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, मतलब जो पेशेंट का यूरिन आउटपुट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे ओलिगूरिया। सेकेंड लास्ट है फीवर। फीवर क्या होगा? 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर जाएगा पेशेंट के अंदर। और लास्ट है नोज़िया एंड वॉमिटिंग, मतलब जो हार्ट अटैक वाला पेशेंट होगा उसको वॉमिटिंग जैसा लगेगा, वॉमिटिंग आएगी। तो ये साइन एंड सिम्टम थे कॉमन जो कि अपन एमआई के पेशेंट में देखते हैं। साइन एंड सिम्टम के बाद अब अपन देखेंगे डायग्नोस्टिक एवल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन का मतलब क्या होता है कि क्या क्या अपन टेस्ट करवाएंगे एमआई के पेशेंट में। तो देखो, इसमें सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये दो चीज़ तो आपको सब में लिखना है, मतलब कोई भी डिजीज़ हो, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन आपको सबसे पहले लिखना है। देखो, इसके अंदर क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन में अपन पूछेंगे कि पहले कोई हार्ट अटैक तो नहीं आया था, और ऐसे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेंगे। सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टो पेशेंट का। थर्ड है ईसीजी। ईसीजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या होगा? जो ईसीजी अपनी निकलेगी एमआई के पेशेंट की, उसके अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन शो करेगा। फोर्थ है कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या करेंगे? जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव डाई इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद एक्सरे इमेजिंग करके देखेंगे। जहाँ पे भी रुकावट होगी कोरोनरी आर्टरी में, वो अपन को उस एक्सरे इमेजिंग में दिख जाएगा। इसके बाद है सीटी स्कैन एंड एमआरआई। जो सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे टेस्ट हैं वो भी अपन एमआई के पेशेंट में करवाते हैं। लास्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे? टू चेक द लेवल ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको चेक करेंगे। उससे अपन को पता लगेगा कि एल्थरोस्क्लेरोसिस वगैरह तो नहीं है। लास्ट है टू चेक कार्डिक मार्कर्स। कार्डिक मार्कर्स कौन कौन से होते हैं? लेवल ऑफ ट्रोपोनिन,
CKMB, CRP, मायोग्लोबिन एक्सट्रैक्टर। तो ये सारे अपन टेस्ट करवाएंगे एक MI के पेशेंट के अंदर। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद अपन देखने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है कि क्या क्या मेडिकेशन देंगे अपन MI के पेशेंट में। तो देखो इसकी एक ट्रिक है, उससे याद रखना, मोना टास। मोना में M का मतलब होगा मॉर्फिन, O का मतलब होगा ऑक्सीजन, N का मतलब होगा नाइट्रोग्लिसरीन और A का मतलब होगा एस्पिरिन। और टास जो वर्ड है इसके अंदर T से होगा थ्रोम्बोलाइटिक, A से एंटीकोगुलेंट और S से सिडेटिव। अब इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है मॉर्फिन, एनाल्जेसिक टू रिड्यूस पेन, मतलब ये एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि चेस्ट पेन को रिड्यूस करेगा, चेस्ट पेन को कम करेगा। सेकंड है ऑक्सीजन टू प्रोवाइड O2 एंड इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, सेकंड अपन पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। थर्ड है नाइट्रोग्लिसरीन, कॉज वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। अब देखो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, ये एक वैसोडाइलेटर है, मतलब वेसल्स को डायलेट करेगा, चौड़ा करेगा और ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम इंक्रीज करेगा, मतलब ब्लड सप्लाई जो मायोकार्डियम की वो वेसल को डायलेट करके इंक्रीज कर देगा। फोर्थ है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, एक एंटी थ्रोम्बोलाइटिक है विच प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, जो कि थ्रोम्बोसिस के फॉर्मेशन होने से बचाएगा। इसके बाद है थ्रोम्बोलाइटिक। थ्रोम्बोलाइटिक टू ब्रेक एंड डिजॉल्व थ्रोम्बोसिस, मतलब अगर कोई कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको ब्रेक करके डिजॉल्व करने का काम किनका है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स का। और थ्रोम्बोलाइटिक के बाद है एंटीकोगुलेंट टू ब्रेक एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, मतलब अगर कहीं भी कोरोनरी आर्टरी में कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड का तो उसका ब्रेक करने के लिए अपन क्या देंगे, एंटीकोगुलेंट। और लास्ट है सिडेटिव। सिडेटिव किस लिए देंगे, टू गिव रेस्ट टू द पेशेंट, ताकि पेशेंट सो जाए, रेस्ट करे। अब इसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है कि अपन कौन कौन सी सर्जरीज कर सकते हैं MI के पेशेंट के अंदर। तो देखो इसमें सबसे पहला है कोरोनरी आर्टरी बाईपास। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोरोनरी बाईपास सर्जरी इज़ वन ट्रीटमेंट ऑप्शन इफ़ यू हैव ए ब्लॉक्ड आर्टरी टू योर हार्ट, मतलब अगर अपनी कोरोनरी आर्टरी पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है तो फिर अपन को उसको बाईपास करना पड़ता है। ये देखो ये डायग्राम देखना, इस डायग्राम के अंदर जो ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से अपन कोरोनरी आर्टरी को बाईपास कर देंगे। सेकंड है परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसको अपन PTCA भी बोलते हैं। इसके अंदर देखो अब क्या लिखा हुआ है, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर टू ओपन ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज अलाउिंग अनऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। अब इसके अंदर देखो क्या करते हैं अपन, ईजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हो चुकी है जिससे ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पा रहा है, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसको ओपन कर देंगे स्टेंट डालकर। ये देखो डायग्राम देखना, आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। PTCA के बाद जो नेक्स्ट सर्जरी है वो है कोरोनरी स्टेंट। ये आपने कॉमनली सुना होगा कि हार्ट में स्टेंट डला हुआ है। देखो ये क्या होता है, अ कोरोनरी स्टेंट इज़ अ ट्यूब शेप डिवाइस, एक ट्यूब शेप का डिवाइस होता है प्लेस्ड इन द कोरोनरी आर्टरी। अब देखो इसमें डायग्राम में देखना समझना कि देखो अपनी कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक है जिसमें बहुत कम स्पेस है, इसके अंदर एक ऐसा स्टैंड डाल देते हैं, देखो ऐसा ट्यूब शेप का स्टैंड डाल देते हैं ताकि वो आर्टरी खुली रहे, वो ब्लॉक ना हो वापस। अब लास्ट है एथरेक्टोमी। एथरेक्टोमी क्या है, इट इज़ अ प्रोसीजर दैट यूटिलाइज अ कैथेटर विद अ शार्प ब्लेड ऑन द एंड टू रिमूव प्लैग फ्रॉम द ब्लड वेसल। अब देखो इस लाइन का मतलब समझना कि जो अपनी ब्लड वेसल में प्लैग जमा है अगर कोई कोरोनरी आर्टरी में या फिर किसी भी ब्लड वेसल में, तो उसको अपन एक कैथेटर की हेल्प से रिमूव करेंगे जिसके आगे एक शार्प ब्लेड लगा होगा जो कि इस प्लैग को रिमूव करेगा। तो ये डायग्राम 3 स्टेप में दिया हुआ है, इसको देख के आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि एथरेक्टोमी होता क्या है। अब यहीं तक ही था अपना सर्जिकल मैनेजमेंट। अब इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट। देखो नर्सिंग मैनेजमेंट में समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, अगर इसको समझाने गए बिना बात वीडियो लंबा बनेगा। तो देखो इसमें बता देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है। एग्ज़ाम में अपन को कोई NCP वगैरह नहीं बनाना, अपन को सिंपल सा डिजीज़ के अकॉर्डिंग 5 डायग्नोसिस बनाना है और उन पाँचों डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग गोल सेट करके क्या क्या अपन इंटरवेंशन कर सकते हैं वो लाइन से लिख देना है। ये आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे पहला डायग्नोसिस है, पहला गोल है टू रिलीव पेन ड्यू टू इस्चेमिया। अब इसके अंदर अपन क्या क्या करेंगे वो सब लाइन से लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अपन को 5 डायग्नोसिस बनाकर 5 गोल सेट करके इंटरवेंशन लिखना है। ये आप नोट से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसको भी पढ़ा देंगे। यहीं तक ही था मायोकार्ड इन्फेक्शन का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ।